नमस्कार बच्चों। चलिए आप सबकी फरमाइश पर हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नशा कहानी पर आपके साथ रूबरू हूँ। प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य के कथा सम्राट के रूप में जाने जाते हैं और इनके साहित्य से, इनकी रचनाओं से हिंदी साहित्य जो है वो एक माने एवरेस्ट की ऊंचाई तक, आप कह सकते हैं एवरेस्ट की ऊंचाई तक समृद्ध हुआ है। बाकी आप उनके बारे में थोड़ा सा खुद पढ़ लें तो आपका समय बचेगा और मुझे ये वीडियो तैयार करने में भी सुविधा होगी। मैं सीधे आता हूँ कहानी पर। मैंने कहा था आपसे कि ये लंबी कहानी है और इसे संक्षेप में कहना उतना आसान नहीं है, तो मैं पढ़ता जाऊंगा और जहाँ कहीं लगेगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर ट्विस्ट है तो मैं उसको समझाता चलूंगा। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं, यानी जो कथावाचक है, कथा जो कह रहा है, मैं एक गरीब क्लर्क का, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। सीधी बात है, ईश्वरी बहुत धनी, संपन्न और ये कथाकार या जो यहाँ वक्ता है, जो कहानी में मुख्य पात्र के रूप में है, अपनी बात कह रहा है, वो उसके घर के लोग, उसके पिता या और भी जो घर के सदस्य हैं, उनका काम है मेहनत मजदूरी करना और इसके अलावा उनके पास और कोई संपत्ति न थी। हम दोनों में परस्पर बहसें होते रहती। परस्पर मतलब आपस में। मैं जमींदारों की बुराई करता, स्वाभाविक है, जिसके पास कुछ नहीं है वो तो बड़े लोगों को देख के या उनके बारे में ईर्ष्यावश, या चूंकि मेरे पास नहीं है उसके पास है, तो ये स्वाभाविक है बुराई करना। और बुराई करते हुए जमींदारों को ये कहता क्या है, उन्हें हिंसक पशु, मतलब जैसे बाघ, सिंह, खून चूसने वाली जोंक, जोंक आप देखे होंगे वो कीचड़ में तो पैरों में लग जाती है, उसके बाद वहां से खून चूसती है, जिसे अंग्रेजी में लीच कहते हैं। तो खून चूसने वाली जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा। ये बंझा शब्द आपको थोड़ा परेशान करेगा, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं बताऊं आपसे, अगर आप बाग बगीचे में घूमते होंगे या पेड़ों पर कभी नजर गई होगी तो आपको दिखा होगा कभी, जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे आम का पेड़ है। अब आम के पेड़ पे कहीं ऊपर या किसी डाली पर लगेगा आपको कि कोई, जैसे कोई दूसरा पौधा है या उसमें से कोई दूसरा फूल निकल रहा है ना। वो आम जो है उससे वो बिल्कुल अलग है, एक तरह से परजीवी की तरह, पैरासाइट की तरह वो ऊपर है, उसमें न कोई फल है न कुछ नहीं है, वो उसको कहते हैं बंझा। तो ये जमींदारों के बारे में कह रहा है कि जमींदार जो है हिंसक पशु होते हैं, खून चूसने वाली जोंक होते हैं और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंझा, जिनसे दूसरे का कुछ भला होने वाला नहीं है। वह जमींदारों का पक्ष लेता, वह जमींदारों का पक्ष लेता, वह यानी ईश्वरी, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता था। स्वभावतः यानी ईश्वरी का जो स्वभाव है, क्योंकि जमींदार है और जानता भी है कि हाँ भाई जमींदार लोग कैसे रहते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह से अपनी जो उनके जो रैयत हैं, उनके अंडर में जो काम करने वाले हैं, उन पे वो किस तरह का जुल्म ढाते हैं, तो इन चीजों से अवगत था वो। इसलिए वो उसका जो आर्गुमेंट होता था, उसका जो अपना जो पहलू होता था, जो अपना पक्ष होता था, वो हमेशा कमजोर होता था, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। जमींदार अच्छा करें ऐसा कुछ बोलने लायक उसके पास था नहीं, क्योंकि जिस समय की बात है उस समय जमींदार यही करते थे, जुल्म ढाते थे लगान वसूलने के लिए,
खेतों में फसल हो या ना हो, लेकिन उन्हें अपना पैसा चाहिए, अपना रेंट चाहिए, जिसको लगान कहते हैं वो चाहिए। लगान मूवी भी आपने देखी होगी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, कि आमतौर पे कहते हैं ना भाई कि हाथ में 5 उंगलियां हैं, बराबर नहीं है, वैसे ही सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते। छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं। हम लोग, ये आम तर्क है कि भाई अमीर गरीब हमेशा से रहे हैं और होते रहेंगे, ऐसे ही दुनिया चलेगी। ये लचर दलील थी। लचर दलील मतलब कमजोर दलील, कमजोर आर्गुमेंट, कमजोर तर्क। इसमें कोई दम नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने बना के नहीं भेजा है किसी को अमीर और किसी को गरीब। उसने केवल यहाँ पर इंसान बना के भेजा। ये यहाँ पर हमने ये भेद बनाए हुए हैं, ये हमारा सब किया और समाज को हमने बनाया है। ऊंच नीच, छूत अछूत, अमीर गरीब, ये सब हमने बनाया, हमारे हाथ की बनी हुई चीज है। इसलिए इस दलील में कोई मतलब दम नहीं है। लचर का मतलब कमजोर दलील। किसी मानुषीय या नैतिक नियम से इस व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। अगर ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे, ह्यूमन ग्राउंड पे इसको देखा जाए, या नैतिक नियम जो हमारे आचार विचार मोरल्स जो हैं, उसके ऊपर अगर इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को, कि अमीर गरीब ये सब समाज में हमेशा रहते हैं, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, इसका कोई औचित्य नहीं है और बड़ा कठिन है इसको सिद्ध करना। मैं इस वाद विवाद की गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता हूं। स्वाभाविक है, जो आदमी प्रताड़ित रहेगा, कष्ट भोगेगा, समाज की जो सीढ़ी है उसके निचले लैडर पे रहेगा, निचले जो उसका रंग है वो उस पे रहेगा, वो तो उसका स्वभाव ऐसा ही होगा। जब तक चलेगा, बहस होगी, तो वो एक्साइटेड हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में तो आक्रोश भरा हुआ है ना, वो शांत नहीं है। शांत मन होता है वो शांति के साथ तर्क करता है, लेकिन जिसका मन अशांत हो, क्षुब्ध हो, उसके अंदर कुछ बैठा हुआ है, जहर, तो उसको तो मौका मिलेगा तो उगलेगा। तो गर्मा गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता, माने जिससे दिल को चोट लगे ऐसी बात मुंह से निकल जाती थी। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। तर्क से मैं ईश्वरी को पराजित कर देता था, लेकिन ईश्वरी शांत था, शांत था, वो उत्तेजित नहीं होता था। वो देख रहा है कि हार गया, फिर भी वो मुस्कुराते रहता था। ये उसकी फितरत है, ये उसकी क्वालिटी है। अगर कैरेक्टर आए तो ये सब पॉइंट याद रखिए। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा, नेवर। कभी एक्साइटेड नहीं होता था, कभी वो मैंने कहता ना हॉट हो जाना बातचीत करते करते, ऐसा नहीं होता था वो। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। शायद, ये आश्वस्त नहीं है, इज नॉट श्योर। जो वक्ता है वो यही कह रहा है कि शायद वो अपने पक्ष की कमजोरी समझता था, यानी जानता था वीकनेस, कि जमींदारों की क्या कमजोरी है, तो क्या तर्क करेगा, चुप रहना ही है, बेकार फालतू का तर्क बढ़ा के क्या करना है। इसलिए वो शांत है, तो इसका मतलब है कि वो अपनी कमजोरी जानता है। ये वक्ता के विचार है। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। उसका दूसरा ईश्वरी के कैरेक्टर का दूसरा पहलू, एक तरफ तो शांत है, गंभीर है, हार कर भी वो खुश रहता है, मुस्कुरा देता है, लेकिन उसका दूसरा पक्ष है, उसके कैरेक्टर का दूसरा साइड, कि नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। उसके घर के जो नौकर चाकर हैं, उससे वो कभी ठीक से बात नहीं करेगा। सीधे मुंह बात करना मतलब ठीक से बात करना। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उदंडता होती है, ये देखिए, ये लेखक के विचार हैं, और लेखक की बात यहाँ आप मान लीजिए कि जो वक्ता है उसको लेखक ही मान के आप चलिए, तो ज्यादा समझदारी होगी। अमीरों में जो एक बेदर्दी मतलब हार्टलेस, माने जिसमें कोई दर्द ना हो,
माया ममता ना हो, मोह ना हो, करुणा ना हो। तो ये जो बेदर्दी है वो अमीरों में जन्मजात, मतलब ये उनमें है, उनके ब्लड में है, उनके खून में है। उदंडता मतलब एक तरह से उच्छृंखल होना, बदमाश होना, शैतान होना, ये अमीरों की पहचान है। ये लेखक के विचार हैं। इसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था, माने बेदर्दी में, उदंडता में, ईश्वरी को भी, क्योंकि ये अमीरों की परिभाषा है। तो जो अमीरों में जो ये गुण होते हैं, बेदर्द होना, बेरहम होना, है ना, और शैतान होना, ये सारी क्वालिटी उसको मिली थी और प्रचुर भाग मिला था, मतलब एनफ, खूब मिला था। इसका मतलब वो खूब बेदर्द था, बहुत ज्यादा उदंड था। ये नौकरों ने बिस्तर लगाने में, अब इसका दे रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कैसे बेदर्द है। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, बेड बनाना है अपने से नहीं, वो नौकर बनाएगा। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ न हुई तो वह आपे से बाहर हो जाता। आपे से बाहर होना मतलब बहुत गुस्सा होना। आपे से बाहर होना मुहावरा है, अगर ग्रामर के दृष्टिकोण से आप देखें तो इसको ध्यान में रखें। आपे से बाहर होना मतलब बहुत क्रुद्ध होना, गुस्सा होना, तो वह आपे से बाहर हो जाता। सुस्ती या बदतमीजी, सुस्ती मतलब ढीलापन, बदतमीजी मतलब गलत व्यवहार, बदमिजाजी, उसे जरा भी बर्दाश्त न थी, एकदम नहीं। अगर कोई नौकर सुस्त है, फायर करो उसको। अगर कोई नौकर बदतमीज है, उसे ये मतलब कि तमीज नहीं है, या उसको पता नहीं है कि हाउ टू बिहेव, कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो बस ऐसे नौकरों की तो हो गई छुट्टी। और ठीक उसका दूसरा पक्ष, नौकरों के साथ ऐसे है, लेकिन दोस्तों के साथ, पर दोस्तों से और विशेषकर, दोस्तों से और विशेषकर माने इन पर्टिकुलर मुझसे, सारे दोस्त हैं लेकिन खास करके मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। मेरे साथ बहुत पोलाइट, बहुत ही सॉफ्ट रहता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझमें वही कठोरता पैदा हो जाती। अब ये कह रहा है कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी वैसा ही हो जाता। जो उसमें थी, उसमें जो कठोरता, जो श्रूडनेस है ना, जो हार्डी नेचर जो उसका है, मेरा भी शायद वही हो जाता। क्योंकि ये लाइन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, समझना है इसको, इसमें थोड़ा सा आपका मैं ध्यान चाहूंगा। मेरा लोक प्रेम, लोक प्रेम मतलब लोगों से प्रेम, लव फॉर कॉमन पीपल। तो मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, एक सिद्धांत होता है ना भाई कि आदमी हो, आदमी से प्यार करो, सबको अपना समझो, गले लगाओ, ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, रूल्स ऑफ लाइफ है ये, है ना। तो लेकिन ये कहता है कि मेरा जो लोक प्रेम है, मेरा जो मतलब लोगों को प्यार करने का जो एक नियम है, सिद्धांत है, वो सिद्धांत पे मेरा लोक प्रेम नहीं है, रूल पे मेरा बेस्ड नहीं है, आधारित नहीं है। किस पर है मेरा लोक प्रेम आधारित? निजी दशाओं पर टिका हुआ है, मेरी हालत पर। मेरी हालत ऐसी है, उस हालत के हिसाब से मैं लोगों से प्यार करता हूं। अगर जैसे लोक प्रेम में लोग तो धनी भी लोग हैं, तो मुझे तो उनसे भी प्यार करना चाहिए, लेकिन मैं उनसे नहीं कर पाता हूं, है ना। क्योंकि मेरा जो प्रेम है वो किससे गाइड हो रहा है? मेरी स्थिति से, प्रिंसिपल से नहीं। सिद्धांत तो सबके लिए है, इंसान हो, इंसान से प्यार करो, ये सबके लिए है, ये रूल सबके लिए है। लेकिन यहां कहानीकार कहता है कि मुझसे वो नियम पालित नहीं होता है, मैं उसका पालन नहीं कर पाता हूं सिद्धांत के हिसाब से, मैं अपनी दशा से। मुझे जो अच्छा लगा वो अच्छा लगा,
और जो मुझे पसंद नहीं है उससे मैं प्यार नहीं कर सकता। तो ये अपने हिसाब से हुआ, अपनी दशा, मेरा प्रेम मेरी दशा पर टिका हुआ है, सिद्धांत पे नहीं। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता। अब ये देखिए, ये तुलना कर रहे हैं कि अगर ईश्वरी मेरी जगह होता तब भी अमीर रहता। यहां पर अमीरी क्या है? मिजाज की है, स्वभाव की। अगर आप स्वभाव से ही निगेटिव हमेशा सोचते रहते हैं, है ना, तो आप अमीर होके भी गरीब हैं, ये कहना चाहता है। और यदि आपके पास कुछ नहीं है फिर भी अगर आप खुश हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, रचनात्मक सोचते हैं, लोगों का भला सोचते हैं, खुश रहना जानते हैं, खुशियां बांटना जानते हैं, तो आप गरीबी में भी आप अमीर हैं, मस्त मौला है। वह क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था, क्योंकि उसके नेचर में था एंजॉय करो, तो गरीबी में भी वो एंजॉय करेगा। ये है मूल बात। कहानी का दूसरा पार्ट है। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे। कारण ये है, घर न जाने का कारण, मूल कारण है कि मेरे पास किराए के लिए, फेयर ट्रेन से जाएंगे, किराए के लिए रुपए न थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। तकलीफ देना मतलब अगर मान लीजिए खबर दें, चिट्ठी लिखें कि पैसे नहीं हैं, आप पैसे भेजिए, तो जहाँ पैसे की कमी हो, मेहनत मजदूरी करके लोग जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रहे हैं और मुझे बड़ी तकलीफ से पढ़ा रहे हैं, ऊपर से मैं अब किराए की मांग करूं तो तकलीफ उनकी बढ़ेगी। ये पसंद नहीं था, उचित नहीं लगा, इसलिए उन्होंने मना कर दिया कि घर ही नहीं जाएंगे। मैं जानता हूं वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। वो समझ रहे हैं कि मेरे माता पिता या घर के जो लोग हैं मेरे लिए जितना खर्च कर रहे हैं उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है, मतलब उनकी सामर्थ्य, उनकी क्षमता से अधिक है। उतना भी नहीं दे पाने की स्थिति में है लोग, लेकिन फिर भी देते हैं। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। ये तो स्थिति थी, इसके साथ परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है, ये भी एक कारण हो गया। एक तो कि पैसा नहीं है और दूसरी बात आ गई कि चलो परीक्षा के बहाने यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि अगर घर जाएंगे तो घर पे तो कोई पढ़ेगा नहीं, इधर घूमो, ये काम वो काम, पढ़ाई का नुकसान होता है। तो उससे अच्छा है कि यही रहो। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को भी जीना चाहता था। ये मैंने बड़े अजीबोगरीब स्थिति में है। मैंने टू बी इन ए फिक्स, क्या करें क्या ना करें, पैसे मांगते हैं तो बहुत दिक्कत है, और यहाँ अगर हम रहें अकेले बोर्डिंग हाउस में तो मैं ही अकेले रह जाऊंगा भूत की तरह, वो कैसे रहे, कैसे चलेगा, रह पाऊंगा कैसे, ये भी चिंता है। और इसीलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया, इसी बीच ये स्थिति थी, और तब तक कहते हैं ना कि अंधे को क्या चाहिए, तो आंख। तो वैसे ही ये परेशान था, तब तक उस परेशानी का रास्ता निकल गया, समस्या का हल। ईश्वरी ने तो उसको इनवाइट किया कि इस बार चलो मेरे घर, चलो मेरे गांव चलो। तो बिना आग्रह के, माने बिना तूता किए, बिना कोई आर्गुमेंट के, बिना तर्क वितर्क के, बिना किसी मतलब प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस के, नहीं 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 जाएंगे, ऐसा बिना कुछ किए तुरंत एग्री कर गया, तुरंत राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी, ईश्वरी के साथ परीक्षा की खूब तैयारी हो जाएगी। अब क्यों, ये एक सेंटेंस में आप देखिएगा ईश्वरी के कैरेक्टर के बारे में। और अमीरों के बारे में एक और बात, वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। ये देखिए,
ये एक अमीर होकर भी, यानी इसका मतलब कि जो अमीर होते हैं वो मेहनती नहीं होते हैं। जहीन होना मतलब बहुत बुद्धिमान होना, इंटेलिजेंट होना, शार्प होना। यानी जितने रिच लोग हैं, धनी लोग हैं, वो मेहनती नहीं होते हैं। है जनरली ऐसा ही होता है, क्योंकि वो तो क्या मेहनत करेंगे, उनके पास सब कुछ है। लेकिन ये अमीर होकर भी, बावजूद कि वो अमीर है, पैसे वाला है, मेहनत करता है। ये ईश्वरी का एक कैरेक्टर है, उसकी एक क्वालिटी है। उसके कैरेक्टर स्केच में जब चित्रण आया तो ये सब चीज आपको नोट करनी चाहिए। अमीर होकर भी मेहनती और जहीन, मैंने बताया जहीन यानी वेरी शार्प, इंटेलिजेंट, बुद्धिमान, तीक्ष्ण, मेधावी, ये सब शब्द हैं जहीन के लिए, उर्दू शब्द है। क्योंकि प्रेमचंद जी उर्दू में ही पहले लिखा करते थे, और उनकी जितनी कहानियां हैं उसमें आप देखिएगा उर्दू जबान बहुत मिलेगी आपको। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई, उसने इसके साथ ही कहा, मैंने न्योता के साथ, न्योता जो दिया चलो मेरे घर, उसी न्योता के साथ, आमंत्रण के साथ, इनविटेशन के साथ उसने ये ऐड किया, जोड़ दिया। क्या कहा? मैंने एक तरह से हिदायत, एक नसीहत है ना, एक वार्निंग, चेतावनी, रिक्वेस्ट के साथ, डांट के नहीं। क्या कहता है? लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, मैंने एक शर्त हो गई, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, वहां अगर जमींदारों की निंदा की, वहां मतलब मेरे घर पे, वहां अगर जमींदारों की निंदा की तो मुआमला, मुआमला माने मामला, मुआमला बिगड़ जाएगा और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वहां अगर जमींदारों के विरुद्ध कुछ बोले तो मेरे घर वालों को तो अच्छा नहीं लगेगा ना, स्वाभाविक है। तो थोड़ा सावधान रहना। वे लोग तो आसामियों पर, आसामी मतलब ये नहीं कि आसाम के रहने वाले, आसामी मतलब रैयत, अपने जो टेनेंट्स हैं, जो देनदार हैं, जो लगान देते हैं, तो उनकी सेवा करते हैं, एक तरह से आप कह सकते हैं उनकी प्रजा। वे लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं, इसी दावे मतलब एक क्लेम करते हैं कि मैं जमींदार हूं, ईश्वर ने मुझे भेजा है तुम पर शासन करने के लिए। वो कहते हैं कि ईश्वर ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। तुम पैदा ही हुए हो जमींदारों की सेवा के लिए, भगवान ने बनाया है ऐसा। आसामी भी वही समझता है, ये मतलब सोने पे सुहागा। आसामी भी वही समझता, वो इतने इनोसेंट, इतने मतलब कि भोले भाले होते हैं ना, कि उनको लगता है कि हाँ ठीक ही कह रहे हैं, हम लोग को भगवान ऐसे ही बना के भेजा है, हमें तो इन्हीं की शरण में रहना है, ये हमारे माई बाप हैं, ये हमारे भगवान हैं। ये उनके दिमाग में ये जो संस्कार है, ये जो बात है, सदियों से, जमानों से उनके दिमाग में ये बैठा दी गई है बात, और वे यही मानते चले आ रहे हैं। अगर ये जो उनके संस्कार हैं, इसके विरुद्ध, इसके खिलाफ अगर उनको एजुकेट किया जाए, उनकी आंखें खोल दी जाएं, अगर उन्हें सुझा दिया जाए, दिखा दिया जाए, सुझा देना मतलब दिखा देना, बता देना, समझा देना, सुझा दिया जाए कि जमींदार और आसामी में कोई मौलिक भेद नहीं है, कोई फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है, ये सभी भगवान की संतान हैं, कोई भेद नहीं है। ये जमीन लेके पैदा थोड़ी हुए, आए थे तो जमीन के साथ आए थे। धरती तो मैंने अरबों खरबों वर्षों से धरती ऐसे ही है, ये किसी के बाप की नहीं है। लेकिन जिसने जहां अपना कब्जा जमा लिया, उसको अपना बना लिया, मालिक बना बैठा हुआ है। बाकी सब उसके अंडर जो है वो उसकी नौकर चाकर है, प्रजा है, रैयत है। अगर उनको समझा दिया जाए तो जमींदारों का कहीं पता न लगे, अगर वो एक बार समझ जाएं कि जमींदार, इनका जितना हक मेरा है उतना ही हक इनका है, खेतों में काम मैं करता हूँ, पसीना मैं बहाता हूँ, खून मेरा जलता है,
और मजे ये उड़ाते हैं। अगर ये चीज़ उन्हें समझ में कोई समझा दे और उनकी समझ में आ जाए और वो अपने अधिकारों के लिए वो खड़े हो जाएं कि बहुत हो गया, तो जमींदार खत्म। मैंने कहा, जब इतना समझाया, कहा कि भाई चलो वहां पर थोड़ा अलर्ट रहना, मैंने कहा तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? अपने दोस्त से कहता, तो क्या जानते हो मैं तुम्हारे घर जाऊंगा तो मैं क्या चेंज हो जाऊंगा? मैं बदल जाऊंगा कि मैं जो हूं वही रहूंगा? उसका प्रश्न है, क्या मैं बदल जाऊंगा? क्या सोचते हो तुम? तो ईश्वरी कहता, हाँ मैं तो यही समझता हूँ। मैं तो समझता हूँ कि भाई तुम ख्याल रखोगे मेरा और तुम जैसे हो वैसे नहीं रहोगे, अपने को चेंज कर लोगे, मैं तो यही जानता हूँ। तो लेखक या जो कहानी जो वक्ता यहाँ पर है वो कहता है, तो तुम गलत समझते हो, यानी इसका मतलब तुम्हारी समझ गलत है। इसका मतलब तुम गलत हो, यानी मैं बदलने वाला नहीं हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। ले चलना है ले चलो, नहीं तो मत ले चलो। मतलब ये भीतर की बात है, ऊपर से उसने कहा नहीं कुछ, लेकिन इतना जरूर कहा कि मैं बदलने वाला नहीं हूं। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब न दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया और बहुत अच्छा किया, है ना। उसने बात को आगे नहीं बढ़ाया ईश्वरी ने और मेरे ऊपर ही छोड़ दिया। तो ये कहता है कि मेरे ऊपर छोड़ दिया तो ठीक ही किया, नहीं तो और बात का बतंगड़ बनता। मेरे विवेक पर यानी मेरी बुद्धि पर छोड़ दिया कि मुझे जैसा होगा मैं देख लूंगा। अगर वो अपनी बात पर अड़ता, अगर वो अड़ जाता कि नहीं तुम वादा करो कि मैं जैसे कहता हूं वैसे ही तुम वहां रहोगे, अगर इस बात पर अड़ जाता तो मैं भी अपनी जिद पकड़ लेता, बात बढ़ जाती। दोनों मित्र अगर किसी चीज पे अड़ जाए तो बात का तो बतंगड़ बनेगा ही, तिल का ताड़ बन जाएगा, है ना। कहानी का दूसरा भाग, यानी ये लोग अब घर की ओर जा रहे हैं। रेल यात्रा, सेकंड क्लास तो क्या, मैंने सेकंड क्लास की बात कौन करे। मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था, यानी थर्ड क्लास जो होता है उसमें भी मैंने सफर नहीं किया था। अब की सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ईश्वरी के कारण सेकंड क्लास में एक है ना, एक सपना पूरा होना, सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, ट्रेन थी माने रात के 9 बजे। पर यात्रा के हर्ष में, यात्रा की खुशी में, एक्चुअली होता भी है जब आदमी बाहर रहता है बोर्डिंग वगैरह में और छुट्टियों में जब घर जाता है आदमी, तो घर जाने का एक मजा ही कुछ और होता है। यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम, समझ रहे होंगे, जहां पर जाकर के थोड़ा आदमी स्नैक्स वगैरह लेता है या कुछ खाता पीता है। रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से, मेरी वेशभूषा और रंग ढंग यानी जैसे मैंने कपड़े पहने थे, मेरा रंग ढंग मैंने चलने का, बैठने उठने का, ये जो देह भाषा, जो बॉडी लैंग्वेज होती है, ये सब देख करके पारखी माने जो परखने वाले होते हैं, समझने वाले होते हैं, खान सामा होता है जो खाना बनाता है, खाना परोसता है, ये इस खानसामा कहते हैं। खानसामों को पहचानने में देर न लगी। ये खानसामे जो हैं वो बड़ी ऊंची चीज होते हैं, सब वो लोगों को पहचानते हैं। आप होटल में जाइए, होटल का जो वेटर है या जितने वहां पर सर्विस करने वाले लोग हैं वो समझ जाते हैं कि ये पार्टी कैसी है। रोज आदमी को देखते हैं, कस्टमर को देखते हैं, उनको पता होता है कि किसमें कितना दम है। तो खानसामों को पहचानते देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन मालिक है और कौन मालिक के पीछे चलने वाला है,
तुरंत जान गए। लेकिन न जाने क्यों, ये एक समझने की चीज है। न जाने क्यों, उनको तो जानना चाहिए कि मैं तो ऐसा ही हूं, मुझे तो लोग ऐसा, उनको समझना ही चाहिए कि मैं पिछलग्गू हूं। लेकिन वहां पर उसको बुरा लग रहा था, क्योंकि अब वो ईश्वरी के साथ था ना। ईश्वरी को जैसा मिल रहा है, माने एक केयर, अटेंशन, वो ध्यान इसे भी चाहिए। उसके साथ हो जाने से इसमें अब धीरे धीरे इसके मिजाज में परिवर्तन आ रहा है कि मैं ईश्वरी के साथ हूँ, ईश्वरी का दोस्त हूँ, और ये मुझे इग्नोर कर रहे हैं, मेरी अवहेलना कर रहे हैं। ये उनको बुरा लग रहा था उसे। पैसे ईश्वरी की जेब से गए, ठीक है, पेमेंट उसी ने दिए, बिल जो। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता हो। ये अनुमान लगा रहा है कि भाई ये जितने लोग, माने ईश्वरी ने कुछ खाया तो कुछ दिया होगा, तो कितना दिया अभी आप तुरंत आगे देखेंगे। तो ऐसे ही जितने कस्टमर आते हैं, आप होटल में जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो ले आते हैं, और जैसे बिल हुआ मान लीजिए कि 1500 2000 का, तो जिस तरह का बिल है उसी तरह का टिप्स भी देना पड़ता है। मान लीजिए आपने 5000 का खाना खाया और 10 रुपया पकड़ाया, तो खानसामा आपको ऐसे देखेगा जैसे लगेगा कि आपको, माने आपका वो पूरा एक पोस्टमार्टम कर रहा हो, एक्सरे कर रहा हो। तो अमाउंट के हिसाब से टिप्स देना पड़ता है, ये होटल कल्चर है। तो ये अनुमान लगा रहा है कि अरे बाप रे बाप, तो ईश्वरी ने दिए, और भी लोग आते होंगे, देते होंगे। अनुमान लगाया कि दिन भर में इतने लोग आते होंगे, तो कम से कम इतना मिल ही जाता होगा। तो हिसाब जोड़ जाड़ के कैलकुलेट करके मन में सोच रहा है कि अरे इतने, इससे तो ज़्यादा मेरे फादर को इतनी सैलरी नहीं मिलती है, मेरे पिताजी को इतना वेतन नहीं मिलता है जितना इन लोगों को ऊपर से इनाम इकराम, माने किसी ने कुछ दे दिया ऊपर से, और इकराम जो टिप्स वगैरह होता है ये तो है ही है, एक साथ उसको बोलते हैं इनाम इकराम, माने जो टिप्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट नहीं, जो टिप्स देते हैं, बख्शीश, सही शब्द है बख्शीश। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी, एक अठन्नी 8 आना, मतलब बिग अमाउंट दोज डेज। आज तो 8 आना कुछ नहीं है, भिखारी को भी देंगे तो आपकी तरफ ऐसे देखेगा वो कि हमसे बड़ा भिख मंगा तो ये है। लेकिन उस जमाने में 8 आना बहुत बड़ी कीमत हुआ करती थी, बहुत बड़ा धन हुआ करता था। अगर किसी के जेब में 1 रुपये हो तो लगता था कि वो दुनिया खरीद लेगा। ये जमाना था एक समय। तो 8 आना बख्शीश देना, टिप देना, ये तो बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की अपेक्षा करता था। स्वभाव है, ईश्वरी ने पैसे दिए, कह रहा है ना कि ईश्वरी की जेब से पैसे गए, पैसे दिए मेरे दोस्त ने, लेकिन वो जो पैसे ले करके अगर जो थैंक यू बोलना, धन्यवाद करना या प्रणाम करना, या विनम्र भाव से, वो विनीत भाव से अपना जो उनके प्रति जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, उसका प्रदर्शन करना, तो उसे कर रहे हैं लोग, मुझे नहीं कर रहे हैं। इसकी अपेक्षा कि मुझे भी करते, मेरे ऊपर भी ध्यान देते, लेकिन उन्होंने शायद ऐसा नहीं किया। तो ये वो चाह रहा था कि मेरी तरफ भी लोग देखें, मुझे भी अटेंशन दें। तत्परता और विनय, तत्परता मतलब एकदम, क्या चाहिए सर, पानी, मैं एकदम तत्पर हो गया, रेडी, ऑलवेज रेडी। लेकिन इसके लिए कुछ नहीं, देखिए आगे मिलेगा आपको। जिस तत्परता से और जिस विनय भाव से ईश्वरी की सेवा कर रहे थे, वही उसे भी चाहिए था। लेकिन क्यों ईश्वरी के हुक्म पर सबके सब दौड़ते हैं। ईश्वरी ने जैसे ही आवाज दी, वेटर पानी, एकदम खट 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 सब दौड़ के वहां पहुंच जाते थे। लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूं तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। अगर मैं कहता हूं कि भाई थोड़ा सा प्याज ला दो, थोड़ा सैलड ला दो, या थोड़ी सी चटनी ला दो, जैसे लगता था कि
मैं कुछ हूं नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई महत्व नहीं है, कोई उत्साह नहीं था। देते थे लेकिन जैसे लगता था कि हाँ चलो दे रहे हैं यार, मामले थे, रुको। मुझे भोजन में कुछ स्वाद न मिला, एक तरह से उसको लगे कि मेरा तिरस्कार हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जायका मर जाता है। अगर आप जब कहीं बैठे हों और आपके किसी मित्र की आवभगत हो रही हो, आपको नहीं पूछा जा रहा हो, भले खाना आपको मिला लेकिन आपकी तरफ किसी का ध्यान न हो, कोई आपको महत्व नहीं दे रहा हो, तो कैसा लगेगा? लगेगा कि वो राजभोग भी लगेगा कि जहर है। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। यहाँ भेद जो है ना, इसका डबल मीनिंग है। या तो भेदभाव, ये जो भेदभाव हुआ, डिफरेंस किया गया, वो अमीर है तो उसको उसकी उसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और मुझे साधारण वेशभूषा में देख रहे हैं कि मैं पीछे पीछे हूँ, तो मुझे बस उसी तरह से ट्रीट कर रहे हैं लोग। ये जो भेद है, जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोग, एक मीनिंग ये है। और दूसरा, ये जो गरीब अमीर का जो एक रहस्य है समाज में, है ना, इस पर मेरा ध्यान, फोकस मेरा उस पर था कि ये कैसा समाज है, कैसी दुनिया है कि जिसके पास पैसा है सब उसकी पूजा करते हैं, जिसके पास कुछ नहीं है उसको कोई नहीं पूछता है। तो ये जमाना ऐसे ही है, हमेशा लक्ष्मी की पूजा होती है। जिसके पास धन है, दुनिया उसकी मुट्ठी में। चलिए, भोजन हो गया, गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामों ने ईश्वरी को सलाम किया। स्टेशन के पास ही रेस्टोरेंट था ना, वो रिफ्रेशमेंट रूम। तो ईश्वरी जब गाड़ी पे सवार हुआ तो खानसामे जो हैं गए गाड़ी तक और ईश्वरी को सलाम किया। मेरी ओर देखा भी नहीं, इससे बड़ा अपमान और क्या होगा? मेरी ओर देखा तक नहीं। सोचिए, ईश्वरी ने कहा कितने तमीजदार हैं ये सब, कितने तमीजदार मतलब कितने अनुशासित हैं, कितने इनको मैनर्स, कितना इनको आता है ना। एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। ये खानसामे भी, ये भी एक तरह से नौकर ही है, लेकिन इनमें कितनी तमीज है, कितना अनुशासन है, कैसे अवभगत की जाती है, कैसे रिस्पेक्ट किया जाता है ना, कैसे बोला जाता है, कितनी इसमें एक तहजीब है इनके पास। ये लोग एकदम शिक्षित हैं, प्रशिक्षित हैं, लेकिन हमारे नौकर हैं, कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, खट्टे मन से मतलब कि ऐसे ही उदासी के साथ, मैंने बिना इंटरेस्ट के, बिना रुचि के, है ना, उजाड़ मन से। इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाए। इसका मतलब कि ये तमीज इसलिए दिखा रहे हैं कि तुमने उन्हें टिप्स दिया है, तो टिप्स का प्रभाव है। जो आपने इनको दिए 8 आने, वो उसका असर है। वो अठन्नी बुलवा रही है, अठन्नी जो है ना, वो उनसे आदर करवा रही है आपका। अगर आप अपने नौकरों को दें तो वो भी हो जाएंगे भाई, इसमें कौन सी बड़ी बात है। एक तरह से व्यंग मार रहा है, चोट कर रहा है। तो ईश्वरी कहता है, तो क्या तुम समझते हो ये सब केवल इनाम के लालच से इतना अदब करते हैं, है ना? तो क्या सोचते हो तुम कि ये जो होटल में है, ये केवल टिप्स लेने के चलते या टिप्स के कारण ही इतना ये तहजीब या इनके मैनर्स या इनके जो हाव भाव हैं, इनके अंदर जो अनुशासन है, ये सब केवल उस टिप्स के चलते हैं, इनाम के चलते हैं? तुम ऐसा सोचते हो? तो ऊपर से नहले पे दहला, जी नहीं, कदापि नहीं। अरे क्या बात करते हो भाई, मैं ऐसा क्यों कहूं? ना 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 ना, तमीज और अदब,
तमीज और अदब ये तो इनके ब्लड में है भाई। पैसे से क्यों, बाढ़ में जाए ठन्नी, इनके खून में है कि वो आपकी जी हुजूरी करें, ये इनके रक्त में है। ना मैं गलत बोल गया, ऐसा नहीं है। ये हथौड़ा। गाड़ी चली, डाक थी, डाक यानी मेल, MAIL, मेल, जो चिट्ठी पत्री वाली होती है ना, उसको मेल कहते हैं। आप सीनियर क्लास में हैं, मेल ईमेल जानते होंगे, पढ़ते होंगे। तो ट्रेन में भी मेल ट्रेन होती है, एक्सप्रेस होती है, पैसेंजर होती है, सब सुना होगा आपने। तो मेल ट्रेन जो होती है उसमें एक जो बॉगी होती है वो रिजर्व होती है केवल डाक के लिए, मेल के लिए, जिसमें पार्सल्स, चिट्ठियाँ, ये सब उसमें, उस डब्बे में यही सब होता है। और पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग उसमें होते हैं। आपके बड़े बड़े पार्सल जो होते हैं, अगर बाई ट्रेन जाएंगे तो उसी बॉगी में, उसी खास कंपार्टमेंट में उसकी व्यवस्था होती है। वो उसके ऊपर लिखा रहता RMS, रेलवे मेल सर्विस, RMS, रेलवे मेल सर्विस, ये लिखा रहता है। तो डाक गाड़ी थी, मेल गाड़ी थी। जैसे आपने पंजाब मेल, बॉम्बे मेल का नाम सुना होगा, कई ऐसी ट्रेनें हैं जो मेल ट्रेन है। तो वही डाक थी, डाक गाड़ी थी, मतलब मेल ट्रेन थी। और किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक देखिएगा, प्रयास लिखा है लेकिन है प्रयाग, जगह का नाम है प्रयाग, इलाहाबाद। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला, कमरा यानी यहां पर उस कंपार्टमेंट के लिए। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। ये देखिए एक आम बात है। हम भी ट्रेन में चलते हैं, मान लीजिए कि आपने रिजर्वेशन करवाया है ना, और अगर आपके जो रिजर्व सीट है, अगर वहां कोई आ गया और अगर बैठने की कोशिश करता है तो आप क्या कहते हैं? नहीं नहीं नहीं, नहीं मत बैठिए, रिजर्व सीट है, रिजर्व्ड है। तो ये स्वाभाविक है, ऐसे ही लोग बिहेव करते हैं। और ऊपर से ये इससे चिल्लाया दूसरा दर्जा है, मतलब कि दूसरे दर्जे में चलने की हैसियत केवल ईश्वरी जैसे लोगों की है। ईश्वरी के साथ मैं हूं, हम लोग चल सकते हैं। तुम कहां से आ गए भाई? सेकंड क्लास में गलती से आ गया होगा, इसलिए उसको कह दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर, उपेक्षा मतलब इग्नोर करना, कौन मुंह लगे, इसको उपेक्षा कहते हैं, कौन मुंह लगे। उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है, ये एक व्यंग्य है। हाँ हुजूर, जो हुजूर के लायक नहीं उसको आप हुजूर कह दीजिए तो ऐसे ही वो भीग जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। सेवक भी इतना समझता है, यानी आप मालिक हैं, मैं आपका नौकर हूं, लेकिन इतना ज्ञान है कि ये सेकंड क्लास है। इसका मतलब कि सेकंड क्लास में यात्रा करने की हैसियत मेरी भी है, समझ ले बेटे। अंदर ये है, ऊपर से छुरी मार के कह रहा है, सेवक भी इतना समझता है। ये इसको कहते हैं मीठी छुरी। और बीच वाली बर्थ पर बैठ गया, बीच वाली बर्थ उसकी थी, बैठ गया। मुझे कितनी लज्जा आई नहीं कह सकता। चलिए, स्वाभाविक है, शर्मिंदा तो होना पड़ेगा ना। आपने किसको क्या समझा और वो क्या निकला। हाँ? भोर होते होते, ध्यान दीजिएगा, रात के 9 बजे ट्रेन थी। भोर होते तो होल नाइट जर्नी है, रात भर की यात्रा है। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे, यानी ये लोग प्रयाग में थे और वहां से मुरादाबाद के लिए चले थे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे।
रिसीव करने आए थे लोग। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगार। 2 जेंटलमैन थे, 5 बेगार। बेगार मतलब जो सर्विस मैन होते हैं, सेवा करने वाले, सामान ढोने वाले, लगेज उठाने वाले। 5 बेगार। बेगारों ने हमारा लगेज उठाया। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। ये भी एक तहजीब है कि अगर आपसे बड़ा कोई है आप उसके आगे ना हो जाए। ये मैनर्स है। दोनों भद्र पुरुष पीछे पीछे चले। एक मुसलमान था, रियासत अली। दूसरा ब्राह्मण था, राम हरख। यानी जो मुसलमान भद्र जेंटलमैन था उसका नाम था रियासत अली, और जो ब्राह्मण था उसका नाम था राम हरख। ये सब नाम याद रहने चाहिए आपको। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा। स्वाभाविक है, कभी देखा नहीं है तो अपरिचित मतलब जान पहचान नहीं है, इस तरह से देखना। मानो कह रहे हो, माने ऐसी दृष्टि है, आंख की नजर ऐसी है कि जैसे कह रहे हो आंखों से ही कि तुम कौवे होकर हंस के साथ कैसे। यानी तुम कहाँ भाई, फटीचर जैसे दिख रहे हो और हमारे प्रिंस के साथ तुम हो। कौवा और हंस का उदाहरण दे करके, है ना, तुम फटे हाल और ये मालिक के साथ ये मेल कैसा। रियासत अली ने ईश्वरी से पूछा, ये बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और साथ रहते भी हैं। यूं कहिए कि आप ही की बदौलत, माने इन्हीं की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूं, नहीं कब का लखनऊ चला आया होता। ध्यान दीजिएगा, यहां अपने मित्र का पोजीशन ऊंचा कर रहा है ना, दिखा रहा है कि ये देखने में ऐसे हैं, बहुत ऊंची चीज है। मित्र के लिए वो अपना बना रहा है। अब की मैं इन्हें घसीट लाया, है ना, अब की मैं इन्हें घसीट लाया, इस बार मैं इनको लाया हूं, जबरदस्ती घसीट लाऊं, जबरदस्ती लाया हूं। इनके घर से कई तार आ चुके थे। चिट्ठी भी कह सकते थे, लेकिन चिट्ठी सस्ती होती है, तार भेजना महंगा होता है। इनके घर से तो महंगा तार कौन भेजेगा, पैसे वाला आदमी है ना। ये दिखाने के लिए है कि ये बहुत पैसे वाले हैं। इनके घर से कई तार आ चुके थे, टेलीग्राम, कई तार आ चुके थे, मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिए। मैंने इनसे कहा कि यार मना कर दो, इनकारी मतलब मना करो, नहीं आएंगे। आखिरी तार तो अर्जेंट था, लास्ट में जो आया वो तो अर्जेंट था, और अर्जेंट तार की कीमत ज्यादा होती है। उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, यानी एक एक वर्ड पे 4 आने लगते हैं। तो सोचो, अगर केवल इतना भी लिखा जाए, है ना, पहले के जमाने में ऐसे लिखा जाता था, फादर सिक कम सुन। फादर 4 आना, सिक 4 आना, कम 4 आना, सिक 4 आना। तो ये हो गया 1 रुपया गया आपका, 4 आने करके। पर यहां से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। उतना महंगा तार, इतना पैसा लगा के तार आया, वो भी इन्होंने मना कर दिया। इनका जवाब गया कि नहीं आ सकते हैं। तो ये दिखाने के लिए है कि यानी जो मेरे साथ जो है वो बहुत पहुंचा हुआ है, इसके कपड़े पे मत जाओ। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा। आश्चर्य, इतने बड़े घर का और ऐसा दिख रहा है, ये आश्चर्य। आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े, लगता जैसे आतंकित हो। बाप रे बाप, हम लोग क्या सोच रहे थे भीतर भीतर, और ये क्या चीज है भाई। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा। अर्धशंका माने
आधी शंका, थोड़ी शंका, है ना। लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। यहां आप मतलब डायरेक्ट उससे नहीं कह रहा है, ईश्वरी कोई कह रहा है, लेकिन आप माने ये आपके दोस्त, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। लिबास मतलब ड्रेस, बड़े सिंपल ड्रेस में है। ईश्वरी ने शंका निवारण की, क्योंकि आधी शंका थी ना। आधी शंका का मतलब कि एक तो पूरी शंका होती है, पूरी शंका है कि ये कुछ नहीं है, लेकिन आधी शंका है कि अगर कुछ है तो फिर सादे लिबास में क्यों, ये आधी शंका है। आधी शंका तो मिट गई कि पैसे वाले हैं, और आधी शंका इसलिए कि फिर सादे लिबास में क्यों है, ये शंका आधी शंका, इसलिए अर्ध शंका। और उस अर्ध शंका को इन्होंने दूर किया, निवारण किया। कैसे? महात्मा गांधी के भक्त हैं भाई, ये महात्मा गांधी के भक्त हैं, उनके अनुयायी हैं। वो महात्मा गांधी को जानते, इतने बड़े देश के, पूरे राष्ट्र के पिता, और वो क्या पहनते थे? कुछ नहीं था। ऊपर से थोड़ी चादर डाल दी और एक घुटने तक की धोती डाली और चल दिए। उनके पीछे सारा जमाना चलता था। तो ऐसे गांधी जी के ये भक्त हैं साहब। खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं, केवल इन्हें खादी चाहिए। पुराने सारे कपड़े जला डाले, यूं कहो कि राजा हैं। आप ये मान लीजिए कि राजा हैं, है ना। देखने में ऐसे लगते हैं राजा, राजा हैं ये, बड़े रिच। 2.5 लाख सालाना की रियासत है। बाप रे बाप, 2.5 लाख सालाना, मैंने उस समय के जमाने में ह्यूज 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 अमाउंट। 2.5 लाख सालाना की रियासत है। रियासत मतलब इनकी उतनी जायदाद है, प्रॉपर्टी है, स्टेट है। बाग बगीचे, खेत खलिहान, ये सब, वहां से हर साल 2.5 लाख की इनकी आमदनी है। पर आपकी सूरत देखो, मतलब इनकी सूरत देखो, सूरत देख के ऐसा लगता है कि अभी अनाथालय से पकड़ कर आए। अनाथालय मतलब ऑर्फनेज, जहां पर जिसके माँ बाप नहीं होते हैं और ऐसे बच्चों को छोड़ दिया जाता है, वो अनाथालय है। तो ऐसे उठा के आए हैं जैसे लगता है कि अनाथालय से आए हैं। फटे हाल। सच्चाई तो यही थी भीतर से, है ना, लेकिन झूठ बोल करके मित्र की प्रतिष्ठा बचाने के लिए इतना कुछ ड्रामा किया गया, नाटक किया गया। राम हरख बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भांप नहीं सकता। बहुत कम अमीर लोग होते हैं जो अपनी अमीरी दिखाते नहीं, ऐसे बहुत कम, बिरले होते हैं, रेयर। कोई भांप मतलब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तो आज की वीडियो में यहीं रखते हैं, उसके बाद इसकी एडिटिंग हो जाए और दोबारा फिर हम दूसरा जो सेशन लेंगे उसमें फिर आगे बढ़ाएंगे कहानी को। तब तक आप इसको सुने।